माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं क्लास 11th के टॉपिक से स्टार्ट किया हूँ। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बतलाया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बतलाया था और हमने बतलाया था कि इसके बारे में मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने 1870 ईस्वी में इसका खोज किया था। और विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, तो विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्रों से उत्पन्न तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। और हमने ये भी बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगें एक प्रकार के प्रकाश होता है, सौर प्रकाश होता है, सोलर एनर्जी होता है। यानी सूर्य प्रकाश को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। इसमें हमने 5 विशेषताओं की बात किया था, जिसमें एम्पलीट्यूड था, आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, तरंग संख्या और प्रकाश की चाल। उससे संबंधित हमने उसका डेफिनेशन, उसका मात्रक बतलाया था। लेकिन वहाँ से न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं, जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं कि कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और उसका आंसर कैसे देंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो था, उससे जो रिलेटेड जो टर्म था, उसका जो फॉर्मूला था, हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। आवृत्ति जो होते हैं आवर्तकाल के विपरीत होते हैं। यानी न्यू क्या है, आवृत्ति है। टी क्या है, आवर्तकाल या समय कहते हैं। लैम्डा है, तरंगदैर्घ्य हुआ। न्यू बार तरंग संख्या है। सी प्रकाश की चाल है। और निर्वात में प्रकाश की चाल का मान जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वैक्यूम अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद जब निर्वात के बाद बहुत सारे माध्यम होते हैं, जिसमें जल है, वायु है, कांच है, तो इसमें भी प्रकाश का जो गमन होता है उसमें उसका अलग अलग मान होता है। वह डिपेंड करता है जल के अपवर्तनांक पर, कांच के अपवर्तनांक पर, वायु के अपवर्तनांक पर। उसके अनुसार उसका घटते जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान होता है, वैल्यू होता है प्रकाश की चाल का, वह निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है, जो 3 × 10⁸ मीटर होता है। तो यहाँ पर जो कुछ भौतिक राशियाँ हैं, आवृत्ति जो है वह 1/T होता है। न्यू बार है 1/λ होता है। C = λ/T होता है। यहाँ से C = λ/T है, यानी λ × 1/T लिख सकते हैं। इससे क्लियर क्या हो जाएगा, 1/T को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, न्यू। यह क्लियर हो जाता है। तो C = λ 1/T को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। यानी प्रकाश की चाल जो होते हैं तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति होता है। तो यह एक तरीका है, इसको जानना जरूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, मेडिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा अदर जनरल कंपटीशन की बात करें तो वहाँ भी क्वेश्चन पूछते हैं। साइंस से अब ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है जनरल कंपटीशन में, तो कहाँ से पूछेंगे, यही सबसे तो पूछेगा। ये 11th का बेसिक है। 12th 11th 9th 10th 9th 10th से तो नहीं, थोड़ा स्टैंडर्ड हाई किया है, जहाँ 11th 12th से क्वेश्चन पूछने लगा है। और हम उसी के संदर्भ में मैं कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये 11th 12th तो क्लियर हो ही जाएगा। साथ साथ आगे के एग्जामिनेशन है, एयरफोर्स है, NDA वगैरह है, टेक्निकल है, बहुत सारे, रेलवे का है, जो आपको इंजीनियरिंग लेवल का है, सब रहता है क्वेश्चन, रेलवे विभाग का। तो वो सारी जगह पर आपको ये सारे क्वेश्चन इस टाइप का पूछे जाते हैं। और ऐसा मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ कि आप किसी भी तरह के क्वेश्चन रहेगा तो बना लेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन का कितना अच्छा लॉजिक हमने दिया है, कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ रखा है कि आवर्तकाल दिया हुआ है तो आपको आवृत्ति, तरंग संख्या, तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने की बात है, मात्र आवर्तकाल से। तो आप जानते हैं कि आवर्तकाल रहेगा
तो आवृत्ति निकल ही जाएगा, क्योंकि आवृत्ति बराबर क्या होता है 1/, आवर्तकाल। जैसे ही आपको आवृत्ति आ गया तो तरंग दैर्घ्य अज्ञात हो जाएंगे, इसलिए कि सी बराबर क्या होता है लैम्डा इंटू आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति, और आवृत्ति का मान दिया हुआ है तो क्या करेंगे लैम्डा निकल जाएगा, सी बाई आवृत्ति हो जाएंगे। और जैसे ही आवृत्ति निकल जाता है तो तरंग दैर्घ्य निकल जाता है तो तरंग संख्या निकल जाएंगे। तरंग संख्या बराबर क्या होता है 1/, तरंग दैर्घ्य। तो इस तरह का एक क्वेश्चन में लॉजिक है कि एक दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड जितने भी उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टी का वैल्यू, ये क्वेश्चन हमने रखा है किसी कण का आवर्तकाल कितना है 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड है, तो कण का आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और तरंग संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर टी का वैल्यू 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड है, तो निकालना है आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य निकालना है और तरंग संख्या निकालना है। सूत्र से लैम्डा न्यू इक्वल टू 1/t, न्यू इक्वल टू 1/t है तो वह टी का वैल्यू 1/2 × 10 सेकेंड, यानी 1/2 का नीचा वाला माइनस पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगा। 1/2 × 10 के पावर इतना, और सेकेंड है ऊपर भेजेंगे तो सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, और 1/2 को डिवाइड करेंगे 0.5 हो जाएगा, और क्या हो जाएंगे 10 के पावर माइनस में था ऊपर तो प्लस हो गया था 0.5 10 सेकेंड पर सेकेंड हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं सी बराबर क्या होता है न्यू लैम्डा, जैसे लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। लैम्डा इक्वल टू सी का वैल्यू यहाँ जानते हैं, निर्वात का ही वैल्यू लिया जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई जो आया था फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0.5 × 10⁻10 मीटर। आप देखेंगे पर सेकेंड से पर सेकेंड कट गया है, अब बच गया आपको यहाँ पर क्या दशमलव हटाएंगे तो 30 हो जाएगा, 30 × 10 के पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻10 मीटर। अब इसको 6 पंचे 30, 6 बार में कट जाएंगे, हो जाएंगे 6 बटे कितना, अब 8 शून्य है या 10 शून्य है तो 8 से 8 कट करके कितना हो जाएंगे 2 हो जाएगा, 10 के पावर 2 यानी 100, 6/100 आया, क्या मीटर में आया, इसको डिवाइड करें 0.06 मीटर होगा। तो इस प्रकार हम क्या निकाल लिए लैम्डा निकाल लिए, तरंग दैर्घ्य निकाल लिए। अब तरंग दैर्घ्य के बाद आपको तरंग संख्या जानना है, और तरंग संख्या को हमने डिफाइन किया था कि तरंग संख्या जो है तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम होता है, यानी न्यू बार इक्वल टू 1/, लैम्डा होगा। न्यू बार इक्वल टू 1, लैम्डा का वैल्यू कितना है 0.06 मीटर है, तो 0.06 मीटर हो गया। अब डिसिमल के बाद यहाँ 2 जीरो है, डिसिमल का 2 डिजिट्स है, 2 अंक है, तो 2 पर 0 चला जाएगा, यानी 100 बटे कितना है 6 मीटर था, ऊपर भेजेंगे तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा। अब देखना है न्यू बार इक्वल टू डिवाइड करेंगे 16.66666 आते चला जाएगा, तो वहाँ पर क्या करेंगे 16.667 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। और वही हमने किया है कि न्यू इक्वल टू 16.67 मीटर इन्वर्स। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, कुछ भी वैल्यू दे देगा आप निकाल सकते हैं। कभी आवर्तकाल दिया तो तीनों निकल गया, यदि इसका कोई भी वैल्यू आवृत्ति दे देगा तो आवर्तकाल निकाल, तरंग संख्या निकाल सकते हैं, तरंग दैर्घ्य निकाल सकते हैं, तरंग संख्या निकाल सकते हैं, और इसी स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट वैल्यू है जिसको आप जानते ही हैं। हम इसके बाद बतलाएंगे लैम्डा और आवृत्ति के बीच रिलेशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, और मेरिट तो रखना ही है। तो पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य के बीच संबंध। आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो इससे पहले आपने आवृत्ति के बारे में अच्छे ढंग से जाना, तरंग दैर्घ्य के बारे में भी, तरंग संख्या के बारे में भी। तो इन सभी का यहाँ पर हमने 2 का रिलेशन लिया है, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य।
जैसा कि आप जानते हैं कि C इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, तो यानी C स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल है, उसका कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो उसको हटा दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, आवृत्ति जो होंगे तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का जो संबंध होगा एक दूसरे का उल्टा होगा, इन्वर्स होगा, प्रतिलोम होगा। यानी आवृत्ति को बढ़ा दिया जाएगा तो तरंग दैर्घ्य घटेगा, और आवृत्ति को घटा दिया जाएगा तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। यह फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यह डिक्रीज करेगा तो यह इंक्रीज करेगा। एक दूसरे का उल्टा संबंध है। इसी बात को हमने यहाँ लिखा है कि किसी कण की आवृत्ति तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी कण की आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य घटेगा, एवं आवृत्ति घटेगा तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। C इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, हम लोग जानते भी हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यानी आवृत्ति तरंग दैर्घ्य के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ये देखें, सिंबल देखेंगे, यह समानुपाती का चिन्ह है, लेकिन यह 1/, नहीं रहता, डिवाइड में नहीं रहता, तो सीधा समानुपाती होता। और यह क्या है, डिवाइड में है तो उल्टा समानुपाती। उल्टा समानुपाती को ही व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो इक्वल करने के लिए हमने किसे गुना किया है, मल्टीप्लाइड किया है k से, जहाँ k क्या है, स्थिरांक है, तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो लेमडा न्यू इक्वल टू k इंटू 1 लेमडा, यह डिवाइड में है, भाग में है, तो इधर आ जाने पर क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे, यानी न्यू लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, k हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के जो गुणनफल होगा वह स्थिरांक के बराबर होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी को वैरी किए, बदले हैं, तो वेवलेंथ भी क्या होगा, बदलेगा। यदि न्यू इक्वल टू न्यू 1 न्यू 2 डॉट 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 कहाँ तक, k तक ले गए, तो लेमडा इक्वल टू लेमडा 1 लेमडा 2 डॉट डॉट कहाँ तक, k तक ले गए हैं, यानी k तक ले गए हैं, या आपको कांस्टेंट कर दिए। इसलिए न्यू लेमडा इक्वल टू न्यू के स्थान पर न्यू 1, लेमडा के स्थान पर लेमडा 1, फिर न्यू 2 लेमडा 2। इस प्रकार एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ, न्यू 1 लेमडा 1 इक्वल टू न्यू 2 लेमडा 2। इसको अनुपात में लेंगे, न्यू 1 बटे न्यू 2 इक्वल टू लेमडा 2 बटे लेमडा 1। देखिए ये इन्वर्स है, यह न्यू 1 बटे न्यू 2 है तो क्या है, लेमडा 2 बटे, इसका यह क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो इस प्रकार न्यू 1 अनुपात न्यू 2 इक्वल टू लेमडा 2 अनुपात लेमडा 1 लिखे, जहाँ न्यू 1 क्या है, प्रारंभिक आवृत्ति है, न्यू 2 क्या है, अंतिम आवृत्ति है, लेमडा 1 क्या है, प्रारंभिक तरंग दैर्घ्य है, लेमडा न्यू 2 क्या है, अंतिम तरंग दैर्घ्य है। हमने इस पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन रखा है जो अक्सर एग्जामिनेशन परीक्षा अनुपात में आता है। हमने यहाँ लिखा है कि किसी कण के आवृत्ति का अनुपात कितना है, 2:3 है, यानी 2 से 3 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो तरंग दैर्घ्य का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा। यानी आवृत्ति बढ़ रहा है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, घटेगा। जितना गुना आवृत्ति बढ़ेगा उतना ही गुना तरंग दैर्घ्य घटेगा। यानी 2 से 3 हो रहा है तो इसका तरंग दैर्घ्य 3 से 2 होगा, यानी इसका अनुपात क्या होगा, ये बी होगा। घटने का अनुपात है, 3 से 2 हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग को हमने बताया दोनों के बीच रिलेशन। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही अच्छा तरीका बतलाएंगे, वह होगा स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न रीजन में, दृश्य प्रकाश, एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव्स, ये सब जो है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन पूछा जाता है। हम तो यहाँ देखे हैं कि ये जो नीट का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें भी क्वेश्चन पूछा है एक्सरे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड उसका रेंज। तो हम उस सारी चीज़ों को बतलाएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, हम रेगुलर वीडियो इस लेक्चर जो है अपना दे रहे हैं और यह आप लोगों के लिए काफ़ी फायदा करेगा। 11th में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं
तो मेरिट पढ़ेगा, 12th का भी बहुत अच्छा नॉलेज रहेगा। और आपको इस व्यू से पढ़ना है कि कोई भी एग्जामिनेशन हो उसको आप फाइट करें, और इसके लिए एकदम टू द पॉइंट, बेसिकली लॉजिकली हमने पढ़ा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और आराम आराम से पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम बहुत समय है और सारी बातों को हम एकदम छोटा छोटा बातों में और धीरे धीरे पढ़ा देंगे। आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए। और एक काम और करेंगे, इसे कॉपी पर जरूर नोट कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका एक नोटबुक बनेगा, फायदा करेगा। मोबाइल में है, आज पढ़े कल नहीं पढ़े, थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं रहते हैं, थोड़ा समय निकाल के इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल कम्पिटेटिव पढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे बुक पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि कितना आसान है, कितने अच्छे ढंग से, जो लॉजिकल चीज़ हो, जो आपकी उपयोगी चीज़ हो। ऐसा नहीं कि ऐसा चीज़ पढ़ा के समय को वेस्ट करें, यह बात नहीं है। हम जानते हैं कि कैसे एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, जनरल कंपटीशन हो, हम तमाम बातों पर ध्यान में रखते हुए हम पढ़ा रहे हैं। इसको अवश्य कॉपी पर लिख करके तैयारी करें। फिर हम कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।